स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। आज की टॉपिक होगी म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। ध्यान समझिएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। ठीक है, तो जीन और डीएनए में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है, इनको अच्छे तरीके से हम म्यूटेशन के स्टडी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो द रिलेशनशिप बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। डीएनए और जीन के बीच आपसी संबंध को म्यूटेशन द्वारा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। You have studied about mutation and its effect in chapter 4। ठीक है, आपने म्यूटेशन और उसके इफेक्ट के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ा था। ठीक है, म्यूटेशन और उसका क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था। इफेक्ट्स ऑफ लार्ज डिलेशन एंड रीअरेंजमेंट इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू comprehend। इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलेशन, ठीक है, तो जो अगर लार्ज डिलेशन हो जाए, ठीक है, डीएनए के सेगमेंट का, ठीक है, अधिक मात्रा में लोपन हो जाए, डिलीट हो जाए, या फिर रीअरेंजमेंट हो जाए, जो डीएनए का सेगमेंट है उसका एक लार्ज पार्ट जो है डिलीट हो जाए, या फिर डीएनए का सेगमेंट जो है रीअरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, तो इससे जो है इसके प्रभाव के बारे में आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, आर इजी टू कंप्रहेंड। तो इफेक्ट क्या होगा, डीएनए के सेगमेंट की एक बड़ी मात्रा के डिलीट होने से या फिर रीअरेंजमेंट होने से इसके प्रभाव को आप आसानी से समझ सकते हैं। इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ जीन एंड शो ए फंक्शन। ठीक है, इससे प्रभाव यह होगा कि जीन के लॉस से या जीन के गेन से, ठीक है, जीन के वर्क में या तो लॉस हो जाएगा या तो गेन हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो है जीन के कार्य में जो है या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। ठीक, आप पढ़ रहे हैं म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड के बारे में। आपको बताया गया द रिलेशन बिटवीन जीन एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। ठीक है, जीन और डीएनए के बीच में, जीन और डीएनए के बीच में आपसी संबंध को उत्परिवर्तन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। ठीक है, यू हैव स्टडी अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। आपने म्यूटेशन और उसके इफेक्ट को चैप्टर 4 में पढ़ा है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ इन ए सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कंप्रहेंड। ठीक है, तो डीएनए के, ठीक है, डीएनए के एक बड़े से खंड का डिलीट होना या फिर ठीक है, या फिर रीअरेंजमेंट होना, इसके प्रभाव के बारे में जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या प्रभाव होगा, डीएनए के एक सेगमेंट का डिलीट हो जाने से, रीअरेंजमेंट हो जाने से, तो इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड शो फंक्शन। इससे जो है जीन के जो कार्य होते हैं, ठीक है, वह जो है लॉस हो जाएगा। जीन का वर्क जो है वह लॉस हो सकता है, समाप्त हो सकता है, या फिर बढ़ सकता है। ठीक है, इट में रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ ए जीन एंड शो ए फंक्शन। द इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन विल बी एक्सप्लेन हियर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉइंट म्यूटेशन के इफेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, पॉइंट म्यूटेशन के इफेक्ट को समझते हैं। ए क्लासिकल एग्जाम्पल
ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर। ठीक है, एक क्लासिकल एग्जाम्पल लिया जाए पॉइंट म्यूटेशन का, तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल बेस पेयर जो है चेंज होते हैं इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन। बीटा ग्लोबिन चैन का एक सिंगल बेस पेयर जो है चेंज होता है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन इज ए चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन द जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चैन। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन में बीटा, ठीक है, बीटा ग्लोबिन चैन में एक सिंगल बेस पेयर चेंज होते हैं। इससे क्या होगा, दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमीनो एसिड। इसका रिजल्ट यह होता है कि अमीनो एसिड चेंज हो जाते हैं, रेसिड्यू ग्लूटामिन टू वैलिन, और इससे जो है ग्लूटामिन जो है वैलिन में चेंज हो जाता है। ग्लूटामिन जो है वह बदल जाता है वैलिन में। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने की वजह से, चेंज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर इन द जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन, बीटा ग्लोबिन चैन से एक सिंगल बेस पेयर के चेंज होने का रिजल्ट यह हुआ कि अमीनो एसिड चेंज हो गए, ग्लूटामेट की जगह वैलिन ऐड हो गया। द चेंज ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू ग्लूटामेट टू वैलिन। ठीक, इट रिजल्ट इनटू ए डिजीज। इससे क्या हुआ, इससे एक डिजीज पैदा हो गई। इट रिजल्ट इनटू ए डिजीज कंडीशन कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इससे एक जो है डिजीज कंडीशन डेवलप हो गई जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जीन या फिर डीएनए के बीच आपसी संबंध को अगर आपको समझना हो तो म्यूटेशन जो है एक अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से जीन और डीएनए के आपसी संबंध के बारे में आप समझ सकते हैं। ठीक है, डीएनए के एक पार्ट को, डीएनए का एक जो है सेगमेंट डिलीट हो जाए या डीएनए का रिकॉम्बिनेशन हो जाए, तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप जो होगा, इसका रिजल्ट जो होगा, इससे जीन के वर्क में या तो लॉस होगा या तो गेन होगा। पॉइंट म्यूटेशन जो है इसका एक उदाहरण है, जिसमें आपने देखा कि बीटा ग्लोबिन जो चैन होते हैं, बीटा ग्लोबिन चैन के जीन में एक बेस पेयर में परिवर्तन होता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि अमीनो अम्ल जो ग्लूटामेट है, अमीनो अम्ल, ठीक है, रेसिड्यू जो ग्लूटामेट है उसकी जगह पे वैलिन आ जाता है, वैलिन में परिवर्तन हो जाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि इसे एक रोग, एक डिजीज जो है डेवलप होता है, जिसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट inserts or deletes a base in structural gene can be better understood by following simple example। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन का क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से बेस जो है या तो इंटर हो रहे हैं या तो बाहर निकल रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन पे, इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन के कारण, पॉइंट म्यूटेशन के कारण स्ट्रक्चरल जीन में एक बेस के प्रवेश होना, इंटर होना या डिलीट होना के बारे में जो है हम एक सिंपल एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट or delete a base in a structural gene can be better understood by following simple example। आइए देखते हैं, consider a statement that is made up of following words having 3 letter like genetic code। ठीक है, अब कंसीडर कीजिए एक स्टेटमेंट है जो कि बना हुआ है मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड, जो कुछ वर्ड से बना हुआ है जो नीचे दिया गया है, हैविंग 3 लेटर लाइक जेनेटिक कोड। ठीक है, इनके पास 3 लेटर्स हैं जैसे जेनेटिक कोड के पास होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं राम हैज रेड कैप, तो राम हैज रेड कैप में सबके पास जो है 3 लेटर्स हैं जैसे जेनेटिक कोड के पास 3 होते हैं। और अब यहाँ पे इंसर्शन होगा और फिर डिलीशन होगा और इसमें आप परिवर्तन को
स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो है स्ट्रक्चरल जीन में बेस के इंटर होना या बेस के डिलीट होने के बारे में आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसके लिए आप देखें, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसको 3 लेटर्स में लिया गया है, जैसे कि जेनेटिक कोड। यहाँ पे आप देख रहे हैं राम, जो कि 3 लेटर्स का है, हैज़ रेड कैप। राम हैज़ रेड कैप। ठीक है, अब यहाँ पर एक लेटर को इंटर कराया जाएगा एक एक करके। ठीक है, वह जगह होगा इफ। देखें ध्यान से, इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड। ठीक है, अगर हम एक लेटर बी को इंटर करा रहे हैं, कहाँ पे करा रहे हैं? हैज और रेड के बीच में। हैज और रेड के बीच में एक एक लेटर इंटर कराएंगे। ठीक है, तो इफ वी इंसर्ट लेटर बी इन बिटवीन हैज एंड रेड एंड अरेंज स्टेटमेंट। ठीक है, और स्टेटमेंट को अरेंज करेंगे, इट वुड रीड एज फॉलो। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, देखें ध्यान से, राम हैज। ठीक है, राम हैज रेड कैप था, तो उसमें आपने एंट्री कराई बी की, एक एंट्री कराई। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इफ वी नॉट इंसर्ट 2 लेटर, इफ वी नाउ, अब 2 लेटर, अभी एक लेटर ऐड हो गया, फिर एक लेटर और ऐड कर रहे हैं, 2 लेटर ऐड हो जाएंगे। इफ वी नाउ इंसर्ट 2 लेटर एट सेम प्लेस, ठीक है, से बी आई, नाउ इट वुड बी रीड। ठीक है, अब एक लेटर और ऐड हो गया, आई भी, अब बी आई 2 लेटर ऐड हो गए, तो राम हैज बिग, राम हैज बिग रेड कैप। अब एक लेटर और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और वह लेटर क्या होगा? जी। पहले हमने बी एंट्री की, फिर आई एंट्री की, अब एक लेटर और ऐड करना है। नाउ वी इंसर्ट 3 लेटर टुगेदर से बिग, द स्टेटमेंट वुड रीड। ठीक है, तो राम हैज बिग रेड कैप। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि तीनों लेटर जो है इंसर्ट हो गए और राम हैज बिग रेड कैप, एक स्टेटमेंट तैयार हो गया। द सेम एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड बाई डिलीटिंग ऑफ लेटर आर, ई एंड डी। ठीक है, अब यही एक्सरसाइज हमको डिलीट करना है लेटर को, किसको? आर को, फिर ई को, फिर डी को। डिलीट करके हमें देखना है वन बाय वन एंड रीअरेंजिंग द स्टेटमेंट टू मेक ट्रिपलेट वर्ड। ठीक है, रीअरेंज करके ट्रिपलेट वर्ड बनाना है। देखे ध्यान से, अब एक एक डिलीट कर रहे हैं। राम हैज, पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डिलीट क्या हो गया? आर डिलीट हो गया। ठीक है, पहले में स्टेप में आपने देखा आर डिलीट हो गया, अभी ई डी बचा हुआ है। फिर आप अब ई को भी डिलीट कर देंगे, तो अब केवल डी बचा हुआ है। अब तीसरे स्टेप में डी भी डिलीट हो जाएगा, तो रेड पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। अब हो गया आपका राम हैज कैप। राम हैज कैप। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? द कंक्लूजन, द कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज, ऊपर जो भी आपने एक्सरसाइज किया उसका कंक्लूजन जो है वेरी ऑब्वियस। ठीक है, ठीक है, यह बहुत स्पष्ट है। ऊपर के जो भी कंक्लूजन हुए उसके बेस पे इंसर्शन और डिलीशन, इंटर करा देना या फिर डिलीट कर देना, आप 1 और 2 बेस, एक बेस का या फिर 2 बेस का, चेंज द रीडिंग फ्रेम, इससे रीडिंग फ्रेम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इंसर्शन आप, ठीक है, इंसर्शन आप, इंसर्शन इंटर करा देना और डिलीशन या डिलीट कर देना, हटा देना, आप 1 और 2 बेस चेंज द रीडिंग फ्रेम, इसकी वजह से जो रीडिंग फ्रेम है वह चेंज हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन। तो जहाँ पे आप इंसर्शन करेंगे, जहाँ पे आप डिलीशन करेंगे, वहाँ पे रीडिंग फ्रेम जो है चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि इसमें आपने इंटर कराया था, पहले बी का, फिर बी आई का, फिर जी का, तो इस तरह से बी आई जी तीनों इंटर हुए थे, तो एक राम हैज बिग रेड कैप बन गया था। फिर आपने डिलीशन कराया था, ठीक है, पहले आपने आर को, फिर ए को, फिर डी को, ठीक है, डिलीट होने के बाद राम हैज कैप। तो इन बातों से क्या निष्कर्ष निकला? द कंक्लूजन फ्रॉम द एबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ 1 or 2 base change the reading frame from the point of insertion or
डिलीशन। ठीक है, तो इंसर्शन या डिलीशन से रीडिंग फ्रेम जो है बदल जाते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन से वन या टू बेस पेयर के रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, वहाँ पे रीडिंग फ्रेम जो होते हैं इंसर्शन और डिलीशन के जगह पे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज, ठीक है, फिर भी ऐसे म्यूटेशन को रिफर किया जाएगा फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इस तरह के जो भी इस टाइप के म्यूटेशन होते हैं उनको फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन कहा जाता है। हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन आर डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इसे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एक या दो बेस पेयर के डिलीट हो जाने से या इंटर करा देने से जो रीडिंग फ्रेम है उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या इफेक्ट होगा? इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री आर इट्स मल्टीपल बेस इंसर्ट और डिलीट in one or multiple codon, hence one or multiple amino acid, and reading frame remain unaltered from that point onward। ठीक है, तो इंसर्शन और डिलीशन से, ठीक है, थ्री या थ्री से अधिक बेस पेयर को इंटर करा दिया जाए या फिर डिलीट कर दिया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे वन आर मल्टीपल कोडोन्स जो होंगे अमीनो एसिड के वो चेंज हो जाएंगे। वन आर मल्टीपल कोडोन, हेंस वन आर मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड। रीडिंग फ्रेम जो होगा वो अब जो है अनअल्टर्ड हो जाएगा। रीडिंग फ्रेम जो है अब अनअल्टर्ड हो जाएगा फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। ठीक है, तो उस पॉइंट पर रीडिंग फ्रेम जो है चेंज हो जाएगा, अमीनो एसिड जो है चेंज हो जाएंगे और रीडिंग फ्रेम जो है चेंज हो जाएगा। तो आपने देखा कि, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन से क्या इफेक्ट होगा, तो इंसर्शन और डिलीशन ऑफ थ्री आर इट्स मल्टीपल बेस इंसर्ट और डिलीट इन वन आर मल्टीपल कोडोन, हेंस वन आर मल्टीपल एमिनो एसिड। ठीक है, तो थ्री या इसके मल्टीपल बेस के इंटर कराने से या डिलीट कराने से, ठीक है, वन या मल्टीपल कोड के इंटर होने से या डिलीट होने से, ठीक है, वन या मल्टीपल अमीनो एसिड का या तो इंटर हो सकता है या तो डिलीट हो सकता है। ठीक है, या तो एक या एक से अधिक मल्टीपल के अमीनो एसिड जो हैं या तो इंटर होंगे या तो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड, और जो रीडिंग फ्रेम होगा, ठीक है, इस पॉइंट के आगे के जो रीडिंग फ्रेम होंगे उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस पॉइंट के आगे की ओर रीडिंग फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे जो परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे जो म्यूटेशन हैं, इनको फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन कहा जाता है या फिर डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, इसे फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या फिर डिलीशन म्यूटेशन कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि यह जो है जेनेटिकली बेस का जो प्रूफ है कि कोड जो होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, जिसे आप जो है कन्फर्म रूप से पढ़ते हैं। तो यह था आपका फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन और डिलीशन के एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का। अब हम लोग पढ़ेंगे tRNA द एडाप्टर मॉलिक्यूल के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।